हेलो। ओके, सो हमने सोशियोलॉजी के यूनिट वाइज सारे, सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं कहीं और जा नहीं सकती, बट ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा थोड़ा बीच में साउंड आता है तो आई थिंक आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। सो अभी हम देख रहे हैं सोशियोलॉजी का यूनिट 1 में जो हम ट्रेडिशनल थिंकर्स देखते हैं हमारे, तो उसमें आ जाएंगे हमारे एमाइल दर्खिम, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स। तो हम एमाइल दर्खिम से स्टार्ट करेंगे। तो ही बोर्न इन 1858 एंड डाइन 1970। ये फ्रांस के हैं और कंसीडर द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। इन्हें फादर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही एज अ फॉर्मल एकेडमिक डिसिप्लिन इस्टेब्लिश किया था सोशियोलॉजी। एम्फोसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ द सोशल फैक्ट, सोशल इंटीग्रेशन एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। इनके अलग अलग थियोरीज़ हैं और जो इन्होंने दिए हैं, आगे हम देखेंगे। इनके कुछ की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं एंड कंसेप्ट है। तो सबसे पहला सोशल फैक्ट से हम स्टार्ट करेंगे। दीज आर एक्सटर्नल, जो सोशल फैक्ट के बारे में देखो। वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो, बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जो एक ही को बहुत बार बार डिफाइन करे, जब तक 1 घंटा ना हो आपको लगे ही ना कि वीडियो ली है, अपने चीज़ अगर कंप्लीट हुई है। मेरा इतना मानना है कि एक एक लाइन में अगर आप समझ पाते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 4 घंटे का वीडियो हो तभी सिलेबस कंप्लीट होगा या फिर सारी चीज़ें कवर होगी, ऐसा नहीं है। ऑफकोर्स एक वीडियो में सब कुछ कवर नहीं होगा, बट जो भी सिलेबस में लाइन बाय लाइन दिया है पहले वो कवर करेंगे। उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा हम देखते हैं कहीं जो थिंकर से रिलेटेड है या कोई कंसेप्ट जो इन्होंने दिया है उससे रिलेटेड, या कोई एग्जांपल बेहतर मिलता है तो अलग से ऐड कर सकती हूँ। बाकी ये मत सोचना कि इतना सा वीडियो है, इतना कम कंटेंट है, कैसे कंप्लीट हो जाएगा। समझोगे तो आराम से सब कुछ कंप्लीट होगा। ओके, तो सोशल फैक्ट में क्या होता है, तरकीब कहते हैं कि सोशल फैक्ट एक्सटर्नल होते हैं एंड और वो हमारे और वो कोर्सिव होते हैं, मतलब वो हम पर फोर्स करते हैं, दैट शेप इंडिविजुअल बिहेवियर। ये दरखाम का कहना है कि जो सोशल फैक्ट होते हैं वो हम पर दबाव बनाते हैं हमारे बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए। एग्ज़ाम्पल के लिए लॉ, नॉर्म्स, वैल्यूज़, कस्टम, ये सारे ये जो लॉ है, नॉर्म्स है, ये हमें बताते हैं कि किस तरह का बिहेवियर हमें करना चाहिए। तो ये सोशल फैक्ट हो गया। फैक्ट मतलब इंस्टीट्यूशंस, नॉर्मली जो हम कहते हैं, जैसे लॉ एक इंस्टीट्यूशन हो गया, तो इसी में नॉर्म्स, वैल्यूज़, कस्टम्स भी आते हैं। और दरखाम ने ये भी कहा था कि सोशल फैक्ट जो होते हैं वो उन्होंने ट्रीट किया था ऐसे कि सोशल फैक्ट्स आर एज ए थिंग्स, ही सेड। सेकंड हो जाएगा कि डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। उन्होंने एक किताब है उनकी, डिवीज़न ऑफ लेबर 1893 की। तो उन्होंने फोकस किया कि हाउ सोसाइटी मेंटेन ऑर्डर एंड कोहेशन। कि डिवीज़न ऑफ लेबर में उन्होंने बताया था कि सोसाइटी कैसे मेंटेन करती है, एंड इंट्रोड्यूस उन्हीं में उसी में बताया था कि मैकेनिकल सॉलिडारिटी और ट्रेडिशनल सॉलिडारिटी क्या होती है। सॉरी, मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। तो मैकेनिकल सॉलिडारिटी में उन्होंने बताया है कि सोसाइटी में जो पहले लोग थे वो सारे एक जैसे हुआ करते थे, तो इस वजह से सोसाइटी में सारी चीज़ें मेंटेन रहती थी, क्योंकि सभी लोग एक जैसे थे, सभी के थॉट एक जैसे थे, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाती थी। लेकिन ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में क्या है कि जो अभी के समाज में हम रह रहे हैं उसमें सॉलिडारिटी कैसे आती है, क्यों हम इतने अलग होने के बाद भी सब लोग इतने एक साथ, एक सारी चीज़ें, इतना सब कुछ सोसाइटी में मेंटेन कैसे है। तो उन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है उसमें उन्होंने सोसाइटी में जो बेस्ड ऑफ इंटरडिपेंडेंस ड्यू टू द स्पेशलाइज्ड रोल। अब अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं किसी के पास जाऊंगी अपनी ज़रूरत के लिए। जैसे अगर मैं किसी शॉप पे जाती हूँ तो वो मेरी ज़रूरत है, इसलिए ऐसा नहीं कि हर इंसान से हमारा कोई रिलेशन है। नो, ये सब पहले हुआ करता था, लेकिन अभी हमारा इंटरडिपेंडेंस के कारण हम इतने मेंटेन, इतनी सोसाइटी में जो दिखता है कोहेशन है वो इसी वजह से है कि हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो ये ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का कारण है अभी के समाज में। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद थर्ड में हम पढ़ेंगे सुसाइड के बारे में। ये पहले हम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि सोशल फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवीजन ऑफ लेबर, ईयर भी याद रखना है, 1893। देन सुसाइड 1897 में। तो फर्स्ट मेजर स्टडी यूजिंग स्टेटिस्टिकल मेथड इन सोशोलॉजी आइडेंटिफाई 4 टाइप ऑफ सुसाइड। सुसाइड
दरखाम नहीं दिया है, लेकिन सिर्फ हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं और हमें एग्ज़ाम देना है, इसलिए नहीं पढ़ना है, नहीं समझना है। ये समझ में आना चाहिए कि सुसाइड एक सोशल प्रेशर है, उस वजह से होता है कि सोसाइटी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सुसाइड का रीज़न वो सारी चीज़ें नहीं हैं। सुसाइड का मेन रीज़न है जो हमारे सोसाइटी में हैं, जो चीज़ें हमारा समाज है, सुसाइड का रीज़न कि जो भी इंसान सुसाइड कर रहा है उसके पीछे कोई सोशल एस्पेक्ट होगा, कोई सोशल रीज़न होगा जिस वजह से उस इंसान ने सुसाइड किया है। तो इन्होंने 11 अलग कंट्रीज़ में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि 11 अलग अलग कंट्रीज़ में डेटा इकट्ठा किया था और उसी के हिसाब से उन्होंने ये बताया था कि सुसाइड जो है वो एक सोसाइटी की वजह से होता है जो है। ये साइकोलॉजिकल या फिर कोई अदर एस्पेक्ट नहीं है, ये अलग कोई रीज़न नहीं है। सोसाइटी में ही कुछ रीज़न्स हैं जो सुसाइड के कारण हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और उन्होंने इसी पर 4 अलग अलग तरह के सुसाइड्स भी दिए हैं जो हमें बताया है, जिसके 2 अलग अलग लेवल हैं। एक लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है और एक लेवल ऑफ रेगुलेशन है, कि किस समाज में कितना इंटीग्रेशन है और किस समाज में कितना रेगुलेशन है। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन का हो गया है, जैसे बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट हो गया है, इंटीग्रेशन मीन्स, तो वो ईगोइस्टिक, और दूसरा हो जाएगा एल्ट्रुइस्टिक। इंटीग्रेशन में ये बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन हो गया या फिर बहुत कम इंटीग्रेशन हुआ है। तो जहाँ बहुत कम इंटीग्रेशन हुआ है वो इंसान ईगोइस्टिक सुसाइड करेगा, जहाँ बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रेशन हो गया है वो एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड करेगा। ये उन्होंने बताया था। इसके अलावा 2 और सुसाइड है जो रेगुलेशन के बेस पर है, कि अगर बहुत कम रेगुलेशन है तो वो एनॉमिक सुसाइड करेगा, और बहुत ज़्यादा हाई रेगुलेशन हो जाएगा तो फेटलिस्टिक। डोंट वरी, मैं और थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ इसको। जैसे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा सोसाइटी में इंटीग्रेट हो गया है, जैसे सोसाइटी के ऊपर उसे और कुछ दिखता ही नहीं है, जिस भी चीज़ में वो, उससे आगे उसे कुछ दिखता ही नहीं है, तो वो हाई इंटीग्रेशन हो गया। तो वहाँ अगर कोई, जैसे कि आर्मी में जो इंसान है वो बिल्कुल हाई इंटीग्रेटेड है, तो वो एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड ही करेगा अगर वो जान देता भी है तो। लेकिन अगर बहुत कम इंटीग्रेशन है, जहाँ कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज़ से, तो वहाँ ईगोइस्टिक सुसाइड होगा। और इसी तरह अगर रेगुलेशन बहुत कम हो गया, जहाँ चीज़ों का ब्रेकडाउन हो गया, जैसे लव अफेयर हो गया या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा हाई मनी आप एकदम से अचीव करते हैं, वहाँ भी रूल्स का ब्रेकडाउन होता है, तो वहाँ एनॉमिक सुसाइड होता है। और इसी तरह अगर आपका हाई रेगुलेशन हो गया, जहाँ पे जो अभी एग्जांपल दिया था कि बहुत ज़्यादा एक साथ आपकी लॉटरी लग गई, बहुत ज़्यादा पैसा आपके साथ हो गया, तो वो फेटलिस्टिक सुसाइड में आ जाएगा। आई थिंक मैंने फेटलिस्टिक का एग्जांपल गलत दिया है। हाई रेगुलेशन बहुत ज़्यादा, जैसे, सॉरी, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। इकोनॉमिक में रूल्स का ब्रेक डाउन होता है, लेकिन कहीं अगर बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन हम पर फोर्स किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई रूल्स और रेगुलेशन हो गए, तो वहाँ फेटलिस्टिक सुसाइड होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। और ये फोर्थ, शायद ये जो पॉइंट है लास्ट में, वो मुझे अलग से लेना था, लेकिन वो PDF में शायद मैं एडजस्ट कर नहीं पाई। तो रिलीजन एंड सोसाइटी, ये उनकी किताब है, रिलीजन एंड सोसाइटी, ये उनकी किताब है। तो उन्होंने दूसरी एक और किताब है, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये 1912 की है। अब इसमें क्या बताया है, जो एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में बताया है, आर्ग्यू दैट रिलीजन इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, शो रिलीजन एज अ वे ऑफ मेंटेन सोशल कोहेजन। ऑफ कोर्स रिलीजन के बारे में बहुत ज़्यादा बताया है दरखाम ने, और उन्होंने एक मेन फैक्टर ही माना है कि रिलीजन की वजह से ही हमारे सोसाइटी में इतना कोहेजन आता है, इतना एक साथ हम मिलजुल कर जो सारे काम करते हैं वो हमारे रिलीजन की ही वजह से आते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है कोई भी फेस्टिवल। अब जब हम एक ही रिलीजन के लोग साथ में आते हैं तो किसी ने कहा नहीं, बट ये बिकॉज ऑफ हम एक ही रिलीजन के हैं, तो एक ही फेस्टिवल को एक साथ मिलकर, बिल्कुल एक ही जुट होकर उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो रिलीजन ही इसका कॉज है हमारे कोहेजन का। आई होप इतना क्लियर होगा। एक साइड ब्लैंक हो गया था। हाँ, अब इसके बाद उन्होंने कुछ और भी
चीज़ें दी हैं। तो उन्होंने जो मेथोडोलॉजी यूज़ की थी उसमें उन्होंने एक तो कंपैरेटिव मेथड, मल्टीवेरिएंट एनालिसिस जो कि स्टैटिस्टिकल मेथड है, मेथड यूज टू स्टडी, और इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, कंपैरेटिव मेथड पढ़ना है, मल्टीवेरिएंट एनालिसिस पढ़ना है, इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, कंपैरेटिव मेथड 2 बार हो गया बट वो हो गया होगा, और कॉन्कॉमिनेंट वेरिएशन। तो ये सब क्या होते हैं, इसके एग्जांपल दिए हुए हैं। तो कंपैरेटिव मेथड तो ये हम शायद लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, कंपैरिजन करना, किसी भी दो चीज़ का कंपैरिजन करना। तो कंपैरेटिव मेथड में हम जैसे उन्होंने किया था कंपेयरिंग डिफरेंट सोसाइटीज़ और ग्रुप्स टू अंडरस्टैंड सोशल फिनोमेना। जब भी हमको समझना होता है तो हम क्या करते हैं, दो चीज़ों का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो उन्होंने भी ऐसा यूज़ किया था, ये मेथड यूज़ किया था कंपैरिजन करना। तो कंपैरिजन यूजिंग सुसाइड रेट्स इन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट रीजन। तो उन्होंने ये कंपैरेटिव मेथड यूज़ किया था। मल्टीवेरिएंट एनालिसिस स्टैटिस्टिकल मेथड यूज टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ मल्टीपल वेरिएबल एट वंस। जैसे कि हम किसी एक चीज़ को समझने के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग वेरिएबल यूज़ करते हैं, मल्टी वेरिएबल बोलेंगे उसे। एनालाइजिंग हाउ रिलीजन, इनकम एंड एजुकेशन अफेक्ट सुसाइड रेट। तो ये अलग अलग चीज़ें हो गई, इनकम अलग हो गया, रिलीजन अलग हो गया, एजुकेशन अलग हो गया, लेकिन हमें पढ़ना सुसाइड ही है। तो ये अलग अलग चीज़ों के थ्रू हम सुसाइड पे इफ़ेक्ट देख रहे हैं कि सुसाइड पे क्या इफ़ेक्ट होगा, तो ये मल्टीवेरिएंट एनालिसिस हो जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट यूज व्हेन डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट इज नॉट पॉसिबल। इनडायरेक्ट करते हैं जब डायरेक्ट पॉसिबल नहीं हो पाता है, किसी डायरेक्ट हम कर पाएँ। तो रिसर्चर स्टडी नेचुरल वेरिएशन, एग्जांपल दरकीम स्टडी सुसाइड बाय द एनालाइजिंग अवेलेबल स्टैटिस्टिकल डेटा, नॉट बाय कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट। उन्होंने सुसाइड पर कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं किया था, उन्होंने इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने भी अलग अलग डेटा को कलेक्ट किया था और हर जगह के डेटा को एनालाइज करके एक रीज़न दिया था। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। उसके बाद हमने कंपैरेटिव मेथड तो देख लिया था, जब हम कंपेयर कर सकते हैं चीज़ों को। और कॉनकॉमिनेंट वेरिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉनकॉमिनेंट वेरिएशन आर रिलेशनशिप वेयर टू वेरिएबल चेंज टुगेदर, जब दोनों एक साथ चेंज होते हैं। जैसे एग्जांपल में हायर अनएम्प्लॉयमेंट माइट बी लिंक टू हायर सुसाइड। अगर सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट कम है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट कम है, या फिर हाई अनएम्प्लॉयमेंट है इसीलिए हायर सुसाइड हो रहे हैं, तो ये कॉनकॉमिनेंट वेरिएशन हो जाएगा, जहाँ हम रिलेशनशिप बनाते हैं दो अलग अलग वेरिएबल को चेंज के बीच में। ओके, सो दरखाइम की मेथोडोलॉजी में स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन सोशियोलॉजी। ओके, सो एम्फसाइज्ड एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जेक्टिविटी, ट्रीट सोसाइटी एज अ रियलिटी ग्रेटर देन द सम ऑफ इंडिविजुअल। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो दरखाइम ने सोसाइटी को देखा है वो उन्होंने इंडिविजुअली फोकस नहीं किया है। ही फोकस्ड, उनका जो मेन था कि सोसाइटी एज अ होल काम करती है। जैसे हम बॉडी में देखते हैं कि हमारा लंग्स काम करता है, हमारी किडनी, ब्लड और भी जितने पार्ट्स हैं वो काम करता है, लेकिन दरखाइम का देखना था कि सिर्फ एक पूरी बॉडी काम करती है, अलग अलग चीज़ें मिलके बॉडी काम करती है, अलग अलग क्या फंक्शन करते हैं उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था। तो सोसाइटी को भी उन्होंने ऐसे ही देखा था कि सोसाइटी एज अ होल काम करती है। ओके, तो ये इनका ही था। और उसके बाद में हम देखेंगे अलग अलग और भी था। हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपेयरिंग हिस्टोरिकल सोसाइटीज़ टू सी हाउ इंस्टीट्यूशन इवॉल्व। तो उन्होंने ये देखा था कि हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस कैसे होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, स्टडिंग एंशियंट वर्सेस मॉडर्न सोसाइटीज़ टू अंडरस्टैंड हाउ रिलीजन चेंज, रिलीजन कैसे चेंज होता है। तो ये वही हो गया कंपैरेटिव मेथड से सही। और फंक्शनल एनालिसिस, every part of society has a function that maintain the system's stability। अब एग्जांपल क्या हो जाएगा कि रिलीजन प्रमोट मोरल वैल्यू दैट मेंटेन सोशल ऑर्डर। ऑफ कोर्स उन्होंने कहा था एज ए होल, बट वो है फंक्शनलिस्टिक। उनका कहना है कि सोसाइटी में जो भी कुछ है वो फंक्शनल है।
कुछ भी गलत या कुछ भी जैसे कि जब हम आगे देखेंगे तो बहुत से लोगों ने फंक्शनलिज्म को भी क्रिटिसाइज़ किया है कि जो भी सोसाइटी में है वो सब कुछ फंक्शनल नहीं है, बहुत सी चीज़ों में प्रॉब्लम भी है। जैसे कास्ट सिस्टम फंक्शन नहीं है, वहाँ पे अगर हम स्टडी करते हैं तो कास्ट भी एक डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम है। तो ये आप देखते हैं। ओके, नाउ क्वांटिटेटिव डेटा दैट कैन बी काउंटेड एंड स्टैटिस्टिकली एनालाइज। क्वांटिटेटिव डेटा तो हम समझते हैं ना कि क्वांटिटेटिव डेटा में हम जैसे सुसाइड रेट को उन्होंने डेटा को कलेक्ट किया था तो वो क्वांटिटेटिव था। उन्होंने कोई इंटरव्यू या फिर ऐसा कोई मेथड यूज़ नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ डेटा को एनालाइज किया था और उसी पर थियरी दी थी सुसाइड की। ओके, अब उसके बाद हो जाएगा इंडक्टिव मेथड। उन्होंने ऑफकोर्स ही इज़ क्या बोलेंगे, एज अ होल सोसाइटी को देखते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इंडक्टिव मेथड को यूज़ किया था, एक्सपैंड किया था, लाइक ऑब्जर्विंग स्पेसिफिक फैक्ट एंड डेवलप अ जनरल थ्योरी। अब उन्होंने क्या करा, सुसाइड की थ्योरी में यही तो यूज़ किया उन्होंने, अलग अलग डेटा को उन्होंने ऑब्जर्व किया, डेटा को एनालाइज किया, फिर थियरी दिया था सुसाइड का। तो ये इंडक्टिव हो गया। इंडक्टिव मेथड में भी हम यही करते हैं, तो उन्होंने इंडक्टिव मेथड ही यूज़ किया था। एग्जाम्पल फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू ऑफ ट्राइबल रिचुअल्स, थियरी ऑफ रिलीजन ऐसे सोशल, ये एक अलग एग्जाम्पल है, ऑफकोर्स थोड़ा अलग है, लेकिन हम सुसाइड की थियरी से समझ सकते हैं इसको। आई होप आपको समझ में आया होगा। और लास्ट में सोशल फैक्ट, वो हम देख चुके हैं, एक बार वो देख लेते हैं। वे ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग दैट एग्जिस्ट आउटसाइड द इंडिविजुअल बट एक्सर्ट कंट्रोल, एग्जाम्पल लॉ, लैंग्वेज, कस्टम, ये सोशल फैक्ट में आता है। अब हम सोशल फैक्ट के फीचर्स देख सकते हैं। तो एक्सटर्नल होते हैं ये टू इंडिविजुअल, और कंस्ट्रेनिंग कोर्सिव होते हैं, ऑफकोर्स हमें हमेशा फोर्स बनाए रखते हैं। लॉ हो गया ये कि हमें ऐसा करना है, क्या गलत है, क्या नहीं करना है, ये हम पर फोर्स बनाए रखते हैं। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद में हम उन्होंने सोशल फैक्ट के बारे में कहा था, ट्रीटिंग एज अ थिंग और ऑब्जेक्ट। तो दरकाइम सेड सोशल फैक्ट शुड बी ट्रीटेड लाइक थिंग्स। आई थिंक ये हमने कर लिया है, देख लेते हैं। अगर मैंने थोड़ा फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह से ट्राई किया है तो कुछ कुछ चीज़ें रिपीट हुई है। आई होप आप लोग इतना तो कोऑपरेट कर सकते हैं। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं इसका। डोंट एक्सप्लेन सुसाइड विद इमोशन, यूज डेटा एंड स्ट्रक्चर। ऑफ कोर्स ये थिंग्स है, फैक्ट्स हैं, तो इन्हें हम इमोशंस के साथ डील नहीं करेंगे। ये डेटा है, डेटा एनालाइज किया उन्होंने और थियरी दे दी, तो ये सोशल फैक्ट हो गया। मटीरियल एंड नॉन मटीरियल सोशल फैक्ट्स। फैक्ट्स में भी हम देख लेंगे मटीरियल नॉन मटीरियल, ये तो फैक्ट्स हो गया, लेकिन मटीरियल नॉन मटीरियल में ऑलवेज की मटीरियल जिसे हम टच कर सकते हैं, और नॉन मटीरियल जो हमारे बिलीव्स होते हैं, थॉट्स होते हैं, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। तो सोशल फैक्ट में भी वही हो जाएगा। सो मटीरियल सोशल फैक्ट में हो जाएगा इंस्टीट्यूशन लाइक फैमिली, लॉ, एजुकेशन। तो ये होता है, फैमिली हम देखते हैं, और एजुकेशन भी एक सिस्टम है, लॉ भी एक हमारा इंस्टीट्यूशन है, तो ये मटेरियल में आ जाएगा। नॉन मटेरियल में हमारे जो मोरालिटी हो गई, रिलीजन हो गया, लैंग्वेज हो गया, नॉर्म्स हो गए, ये सारे हमारे नॉन मटेरियल में आ जाएंगे। तो ये तो बहुत ईजी था। इसके बाद सोशल करंट क्या होता है, कलेक्टिव इमोशंस आर इम्पल्स इन सोसाइटी। सोशल करंट क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को हम देखते हैं। जैसे हम कोरोना का एग्जांपल ले सकते हैं कि कोरोना कुछ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा था, रहा, लेकिन अब नहीं है। तो था पर अब नहीं है, वो हमेशा के लिए नहीं रहा। तो सोशल करंट भी यही होते हैं कि जो कुछ टाइम के लिए आते हैं सोसाइटी में। अब हम ले सकते हैं, एक एग्जांपल लिया है जैसे पब्लिक एंगर ड्यूरिंग प्रोटेस्ट और नेशनल सेलिब्रेशन। तो ये कुछ टाइम के लिए होता है, एंगर भी हमेशा नहीं रहता है, कुछ टाइम के लिए बहुत पीक पर आता है, रहता है, और फिर डिक्लाइन हो जाता है। तो सोशल करंट भी वही होते हैं। अब सोशल इंटीग्रेशन क्या होता है, द डिग्री ऑफ कनेक्शन एंड यूनिटी विद इन सोसाइटी। तो ये सोशल इंटीग्रेशन होता है कि हमारा सोसाइटी से कितना कनेक्शन है, कितनी यूनिटी है हमारी सोसाइटी में, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये इतना कोई हार्ड नहीं है, इसमें दिया हुआ है लॉ इंटीग्रेशन और हाई इंटीग्रेशन। तो ये सोसाइटी में भी दिया है कि अगर लो इंटीग्रेशन हो तो इगोइस्टिक सुसाइड करेंगे आप, और हाई इंटीग्रेशन हुआ तो अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन है कि हम कितना हमारी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। और शायद ये उसी का हमने देख लिया था सुसाइड वाले में। तो इसमें थोड़ा और देख लेते हैं। सुसाइड 1897 में आया था, स्टडी बाय दरखाई।
और दरकिम ने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोशल इंटीग्रेशन रेगुलेशन, ये हम देख चुके हैं। और इंटीग्रेशन और रेगुलेशन के हिसाब से हमारे 4 टाइप के उन्होंने सुसाइड दिए थे, आप लोग और देख सकते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा में है। एनोमिक, एल्ट्रिस्टिक, फेटलिस्टिक, इगोइस्टिक, है ना। और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बारे में देख लें। कलेक्टिव कॉन्शियस के बारे में वही, जब हम एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं, जहाँ हमें एक वी फीलिंग होती है हमारे बीच में। तो शेयर बिलीव एंड वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी, जो हम बिना कहे, बिना बिल्कुल एकदम हमारे मन में हमेशा होता है। जैसे हम कहीं किसी सॉरी किसी भी गेम के लिए जब हम जाते हैं और सडनली हमारे टीम का कोई जिसकी सपोर्ट में हम हैं, तो अगर हमारे जैसे इंडिया का कोई भी गेम ले लो, तो वहाँ ऑटोमेटिक भी फीलिंग आती है, हम ऑटोमेटिक क्लेप करते हैं। ये किसी का प्लान नहीं है कि हमें क्लेप करना है, हम लोग एक साथ बात करके जाते हैं। ये कलेक्टिव होता है, ये हमारी कॉन्शियसनेस होती है, उस वजह से होता है। बिलीव एंड वैल्यू ऑफ द सोसाइटी, तो एग्जांपल देख सकते हैं। बिलीव इन पेट्रियोटिज़म और शेयर्ड रिलीजियस फेथ, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस सिंपल है, वी फीलिंग हमारी जो बिना कहे बिना भूले आती है। ओके। और सेक्रेड और प्रोफेन में देख लेते हैं क्या है। थिंग्स सेट अपार्ट एंड वर्शिप्ड, प्रोफेन एवरीडे ऑर्डिनरी थिंग्स। तो एक सेक्रेड होता है और एक प्रोफेन होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो हमारे मैम हमेशा देती थी, एक जब हम क्या बोलते हैं, एक वो चीज़ जिसे हम सेक्रेट मानते हैं और एक वो चीज़ जो हमारे लिए प्रोफेन है, ठीक है। आई मीन मैंने जो सेक्रेट थिंग्स होती है जिसे हम पूछते हैं, सेक्रेट जो हमारे लिए वैल्यूएबल है, जो हमारी रिलीजन से जुड़ी हुई है, जो हमारी डेली का पार्ट नहीं है, कि हम नॉर्मली ये बोल सकते हैं कि जिसे हम पूछते हैं, जो जैसे पूजा के लिए जब हम प्रसाद बनाते हैं, तो वो एक अलग चीज़ होती है। उसे हम, जैसे कोई देता भी हो तो हम हाथ में लेते हैं, फिर उसे एज मतलब एक आशीर्वाद के तौर पर सिर पे फेरते हैं, तो वो सेक्रेट हो गया। लेकिन वहीं अगर कहीं हम कोई चलते फिरते किसी दोस्त ने दे दिया वही सेम चीज़, अगर कोई खाने की चीज़ है, तो वो हमारे लिए सेक्रेट नहीं होगा। वो तो हम जैसे लिया खा लिया, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये होती है सेक्रेट और प्रोफेन के लिए। तो जो चीज़ हम पूछते हैं वो सेक्रेट है, और जो ऐसे ही डे टू डे लाइफ का पार्ट है वो हमारे लिए प्रोफेन हो जाएगा, ठीक है। और सेक्रेट प्रोफेन डायकोटोमी सोसाइटी सेपरेट लाइफ इनटू, सॉरी थोड़ा, सेक्रेट एंड प्रोफेन। तो इसमें एग्जांपल दिया है बहुत अच्छा, कि रिलीजियस रिचुअल्स जो होते हैं वो सेक्रेट होते हैं, और जो डेली हमारे डेली की एक्टिविटी होती है वो प्रोफेन होती है। उसमें हमारे रिलीजियस रिचुअल्स नहीं आते हैं, वो अलग से सेक्रेट होते हैं। तो ये डायकोटोमी हो जाएगा इसमें। और रिप्रेजेंटेशन, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन वही होता है। सिंबल एंड बिलीफ, शेयर्ड सोसाइटी, एग्जांपल जैसे नेशनल फ्लैग, रिलीजियस आइकन, तो ये हमारे कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, कि हमारा हम इस ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि ये हमसे बिलोंग करता है, या फिर हम इस चीज़ से बिलोंग करते हैं। ये कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ओके। अब टाइटल में क्या दिया हुआ है, इसमें कुछ और टर्म से है। रिलीजन इज़ मॉरल कम्युनिटी, रिलीजन बाइंड्स इंडिविजुअल सो टू द मॉरल कोड एंड ग्रुप। ये तो वही मॉरल कम्युनिटी, मतलब हम किस तरह से जुड़े हुए हैं। सोसाइटी एज गॉड, हेवन, ग्लोरीफाई सोसाइटी। दरखाइम का सिर्फ इतना कहना था कि जो हम हेवन का कंसेप्ट देखते हैं वो हमारी सोसाइटी से ही आता है, कि जो सोसाइटी का बहुत ज़्यादा बुरा कंडीशन है, तो वो हो जाएगा हमारे लिए, वो सोसाइटी का पार्ट होते हुए, वो बोलते हैं ना कि स्वर्ग और नर्क का, तो वो कि अगर सोसाइटी का ही ब्यूटीफुल वर्जन अगर होगा तो वो हेवन होगा हमारे लिए। तो यही दरखाइम ने कहा है। तो दरखाइम आर्ग्यू रिलीजन सोसाइटी वर्शिपिंग इटसेल्फ इन सिंबल फॉर्म, एग्जांपल में गॉड इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कलेक्टिव। तो ये हेवन का कंसेप्ट, ग्लोरीफाई सोसाइटी, ये सब वहीं से आता है। क्राइम के बारे में उन्होंने कहा था पैथोलॉजिकल और नॉर्मल। तो ये सिंपल टर्म में समझा देती हूँ कि कोई भी चीज़ नॉर्मल, जैसे हमारे घर में
किसी को एक बार ज़ुकाम हुआ, किसी एक को हुआ, दो को हुआ, या फिर ऐसे होता रहता है, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर सभी को एक साथ हो रहा है, आपके घर में हो रहा है, आपके मोहल्ले में हो रहा है, और आपके शहर में, आपके आसपास की बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में अगर होता है, तो वो पैथोलॉजिकल हो जाता है। तो इसमें दिया है एग्जांपल कि क्राइम एज नॉर्मल, तो क्राइम एग्जिस्ट इन ऑल सोसाइटी। उन्होंने कहा है कि थोड़ा बहुत क्राइम हर जगह होता है, एंड प्लेज अ रोल इन डिफाइनिंग मोरालिटी। थोड़ा बहुत होता है तो इसमें पता चलता है कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर ये क्राइम है तो ये हमें नहीं करना है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में हो जाएगा तो वो पैथोलॉजिकल हो जाएगा। तो ये दिया भी है पैथोलॉजिकल नॉर्मल। तो कॉमन फंक्शनल पैथोलॉजिकल एब नॉर्मल हो जाता है, वो हार्मफुल हो जाता है। एक एग्जांपल दिया, अ सर्टन लेवल ऑफ क्राइम इज़ नॉर्मल, मास शूटिंग में भी पैथोलॉजिकल। अब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में होगा तो ऑफकोर्स पैथोलॉजिकल होगा। और उसके बाद दिया है सोसाइटी के नॉट बी रिड्यूस टू पार्ट सोसाइटी। वही जो उन्होंने कहा कि सोसाइटी इंडिविजुअल पर फोकस नहीं था उनका, एज अ होल सोसाइटी कैसे वर्क करती है उस पर उनका फोकस था। और मैन आर प्रोडक्ट ऑफ नेचर एंड वुमेन ऑफ कल्चर। तो उन्होंने कहा था कि मैन होते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ नेचर होते हैं, और जो वुमेन्स होती है वो प्रोडक्ट ऑफ कल्चर होती है। तो उन्होंने कहा था he viewed men as biological driven, women are socially constructed, reflecting older gender bias। तो ये उन्होंने कहा था। एग्जाम्पल में कहा है कि ही बिलीव वुमेन वर नेचुरली डोमेस्टिक। ये मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि मेन आर द प्रोडक्ट ऑफ नेचर एंड वुमेन आर द प्रोडक्ट ऑफ कल्चर, जो है वो कल्चर से बनती है वुमेन। तो इसके एग्जाम्पल, और ये तो इग्नोर कर देना, इतना कुछ खास है नहीं, मैंने ऐड कर दिया था, शायद वो एग्जाम्पल भी उतना करेक्ट नहीं होगा। उन्होंने कहा है फंक्शनलिस्ट व्यू सोसाइटी में फंक्शन। ये पहले ही बता दिया कि उनका कहना है कि सोसाइटी फंक्शनल है, कुछ भी गलत नहीं है। आगे जाके जब क्रिटिसाइज होता है कि चीज़ें सब कुछ फंक्शन नहीं है सोसाइटी में, वो आगे देखेंगे। और एजलिसिज्म एक कंसेप्ट है जो कि ओरिजिनली दरखास्त का नहीं है, मेंशन भी है नॉट दरखास्त, तो बट उनसे रिलेटेड मतलब उन्होंने यूज़ किया था डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन एज। बस ये इतना है कि जब एज के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसे एजलिसिज्म कहा जाता है, जिसे इग्नोरिंग द एल्डरली इन पॉलिसी मेकिंग। जब हम एज के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो वो एजलिसिज्म होता है। ओके। और उनकी एक किताब, तो हम किताब भी देख लेते हैं उनकी कुछ किताब, इसके बाद किताबें ही हैं। तो जो मेजर कंसेप्ट थे वो मैंने क्लियर किया है, आपको समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आते हैं, कोई भी इशू है, मैंने कुछ गलत बोला हो, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, और अगर कुछ गलत हो तो हम मिलकर करेक्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल तैयार हूँ अपनी गलती सुधारने के लिए, बट डोंट बी कि मैं सब कुछ ही गलत बता रही हूँ। होता है कुछ चीज़ें जो शायद मैंने कुछ एग्जाम्पल में मिस्टेक की हो, कुछ भी हो जाता है कभी। तो अब हम बुक्स देख लेते हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 की किताब है इनकी। ये एक फ्रेंच थे सोशोलॉजिस्ट। अब इनका डी ला डिवीज़न डू, ये इनका फ्रांस में ही थी, तो ये हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई है बाद में। तो इनकी किताब में ही इन्होंने दिया है मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। तो आई थिंक ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले ही। डिवीज़न ऑफ लेबर सिर्फ आपको ये याद रखना है। इसके बाद रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में उन्होंने बताया था। रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड ये फ्रेंच में भी इनका कुछ दिया हुआ है। थीम्स हो जाएगी डेफिनेशन द सोशल फैक्ट, सोशोलॉजी एज अ साइंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड स्टडिंग द सोशल सिग्निफिकेंस, सोसाइटी सेट फाउंडेशन ऑफ सोशोलॉजी एज अ इंडिपेंडेंट एकेडमिक डिस्ट्रीब्यूट द यूनिक मेथड ऑफ इंक्वायरी। तो ये रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में है इनका 1895 की किताब। ओके। और सुसाइड तो हमने देख ही लिया है, उन्होंने सुसाइड में हमें 4 टाइप के सुसाइड बताए हैं, और उसका रीज़न भी हमारा सोसाइटल ही होता है, जो सोसाइटी में जो प्रेशर होता है वो होता है। ओके। और उसके बाद में जाएगा एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये भी हमने देखी 1912 की किताब है। और इसमें उन्होंने बताया है कि थीम्स दिया है, सेक्रेट और प्रोफेन के बारे में बताया है, रिलीजन के बारे में बताया है, टोटमिज़म क्या होता है उसके बारे में बताया है। इन ऑस्ट्रेलिया ट्राइब एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन। तो उन्होंने बताया था कि सोसाइटी टोटमिज़म इन ऑस्ट्रेलियन ट्राइब एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन सिग्निफिकेंस, और एक्सप्लोर हाउ रिलीजियस स्ट्रेंथन्स कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इन मेंटेनेंस सोलिडारिटी। ये कंसेप्ट इन्होंने यहीं से दिया था एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस टाइप में। एजुकेशन एंड सोशोलॉजी भी उन्होंने दिया है 1920
टू में रोल ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन इन द मॉरल डेवलपमेंट एंड मॉरल एजुकेशन, ये 1925 की किताब है। एथिक्स एंड वैल्यूज़ इन स्कूल एजुकेशन, सोशोलॉजी एंड फिलोसफी, और कलेक्शन ऑफ एसेस, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ, मोरालिटी एंड सोसाइटी। तो आई थिंक ये हमारा ये सब कुछ नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं, शायद कुछ चीज़ें और हैं जो मैं ऐड करूँगी अगले वीडियो में। तो आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम है यू कैन टेल, एंड थैंक यू।